कंप्यूटेशन की थी हमने। ठीक है, इसके अलावा और मैम फिर डिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स में। और मैम हमने मिसिंग नंबर्स वाला किया था कि हाउ टू चेक कि मिसिंग नंबर्स हैं और फिर उनके जो एरर्स हैं उनको रेक्टिफाई कैसे करना है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, मैं अभी आपके सामने ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा से करती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन में एक तो कंप्यूटेशन का हमने किया होगा, फिर इसके अलावा हमने ऐसा भी कोई किया था जिसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स अगर हमने रिड्यूस करने हो, नंबर ऑफ ऑप्शंस अगर रिड्यूस करनी हो, ये भी किया है। मैम हमने क्वांटिटेटिव को कैटेगोरिकल चेंज किया था। अच्छा, वो भी कर ली, ठीक है, ओके। वो इसका हमने मतलब ये किया कि अब आपको आइडिया है कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल कैटेगोरिकल वेरिएबल में चेंज हो सकता है। यस मैम, उसमें हमने जो है एज की डिफरेंट ब्रैकेट्स बनाए थे मैम। ठीक है। अच्छा, पेपर से पहले कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे मुझसे कि कैन वी चेंज कैटेगोरिकल वेरिएबल टू क्वांटिटेटिव, तो No, इसका ma'am. आंसर सिंपली नो है। ओके, दिस इज No, ma'am. इम्पॉसिबल। You can never change a categorical variable into quantitative. Vice versa is possible, वो हमने किया है। जी, आवाज आ रही है ठीक आपको? Yes, मैम आ रही है। ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने SPSS फाइल है, वेरिएबल व्यू आपको नजर आ रहा है इसका। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं फॉर इंस्टेंस ये जो 7th वेरिएबल है, 7th वेरिएबल की ऑप्शंस यानी जो वैल्यूज है, जो कोडिंग है, इसे अगर हम चेक करें तो ये आपको अभी नजर आएंगी। दीज आर टोटल 9 इन नंबर। ठीक है, 9 ऑप्शंस आपने बना लिए हैं। मोस्टली ऐसे होता है जब हम क्वेश्चन डिजाइन कर रहे होते हैं, व्हेनेवर वी हैव टू मेक अ कैटेगोरिकल वेरिएबल, और इतना आपको आइडिया नहीं है एग्जैक्टली कि कितनी ऑप्शंस होनी चाहिए, तो आप उसमें जो जो जहन में आती हैं सब ऑप्शंस बना लेते हैं, अक्सर ज़्यादा हो जाती हैं। बट लेटर ऑन फॉर द एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, ऑप्शंस मोर देन यू कैन से 4 आर वेरी डिफिकल्ट टू टैकल। कोशिश करें कि जब आपने एनालिसिस के लिए काम करना शुरू करना है तो उस वक्त आप ऐसे वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म कर दें, और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होगी बेसिकली कि आपने नंबर ऑफ ऑप्शंस रिड्यूस करनी होगी। रिड्यूस करने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपने 4 ऑप्शंस रखनी और बाकी सबको आपने माइनस कर दिया। बेसिकली यू हैव टू मर्ज योर ऑप्शंस। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने जो ऑप्शंस रखी हुई हैं, सोर्स ऑफ स्ट्रेस आपके पास क्वेश्चन है, इसके लिए जो आपने ऑप्शंस रखी, फर्स्ट ड्यू टू वर्क, सेकंड आपके पास है स्पाउस और पार्टनर, रिलेशनशिप, चिल्ड्रन एंड सो ऑन। अब इसमें फिर आपने बैठ के सोचना है कि वो कौन सी ऑप्शंस हैं कि जिनको हम मर्ज कर सकते हैं इनटू वन, यानी जो आपको लग रहा है कि एक जैसी हैं। अब जैसे यहाँ पे आपके पास स्पाउस और पार्टनर लिखा हुआ है, चिल्ड्रन है, फिर इसके बाद फैमिली भी लिखा हुआ है। इन 3 ऑप्शंस को हम मर्ज करके एक फैमिली की ऑप्शन बना सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? यस मैम। इस तरह जहां जहां आपको फील हो कि ये वाली ऑप्शंस जो हैं, दीज आर समवट सिमिलर एंड यू कैन मर्ज, जस्ट मर्ज देम। और उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो ऑप्शंस इतनी ज्यादा बनी हुई हैं वो आपकी कम हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। रिड्यूस कितनी करनी है इसके लिए ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ऑप्शन कितनी ज्यादा हो सकती हैं इसके लिए ऐसा कोई लिमिट नहीं है। अगर सिंपली डिस्क्रिप्टिव स्टडी है तो आप बेशक 10 ऑप्शन रखें, इट वॉन्ट अफेक्ट योर एनालिसिस। लेकिन अगर आपने टेस्ट यूज करने हैं, इन्फ्रेंशियल एनालिसिस करना है, तो उसमें ऑप्शन जितनी कम हो, जितनी कम मतलब 3 तक अगर हैं तो ठीक है, 4 भी ऑप्शन ठीक है। 4 से ज्यादा जब आप ऑप्शंस रखते हैं तो उससे होगा ये कि जब आप टेस्ट रन करेंगे, वेदर इट इज काई स्क्वायर, टी टेस्ट, एनोवा, जो भी टेस्ट आप यूज करेंगे, उससे आपके टेबल बहुत बड़े बनते हैं। और काई स्क्वायर में जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि उसकी एक एजम्पशन है कि किसी भी सेल में, किसी भी बॉक्स में 5 से लेस काउंट नहीं होना चाहिए। जब आप बहुत ज्यादा ऑप्शंस बनाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली ऐसे सेल आना शुरू हो जाते हैं कि जिसमें 5 से लेस काउंट आता है, तो फिर टेक्निकली वो टेस्ट यानी काई स्क्वायर आप यूज ही नहीं कर सकते। ये समझ आ रहा है पॉइंट? यस मैम, इसको रिपीट कर दे काइंडली।
मैं यहाँ पे आपको ये समझा रही हूँ कि अगर नंबर ऑफ ऑप्शंस की हम बात करें कि कितनी होनी चाहिए कैटेगोरिकल वेरिएबल में, उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर डिस्क्रिप्टिव स्टडी है तो उसमें तो आप जितनी मर्जी ऑप्शंस बनाएं, लेकिन अगर आपने इन्फ्रेंशियल टेस्ट यूज करने हैं, आपने कोई एसोसिएशंस देखनी है, रिलेशनशिप चेक करने हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि ऑप्शंस कम हो, यानी 4 से ज्यादा आप ना रखें तो बेहतर है। 4 से ज्यादा ऑप्शन जब हम रखते हैं, जितनी ज्यादा ऑप्शंस रखेंगे, वो जो टेस्ट आप यूज करेंगे उनके टेबल उतने ही एलेबोरेट होना शुरू हो जाते हैं, और समटाइम्स वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो मीनिंगलेस हो जाते हैं। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है काई स्क्वायर के लिए, कि जिसमें आपके पास सेल का काउंट, किसी भी सेल का काउंट लेस देन 5 नहीं होना चाहिए। जब आप बहुत ज्यादा ऑप्शंस के साथ काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली डेटा स्प्रेड होता है इनटू ऑप्शंस, और बहुत सारे सेल्स ऐसे आएंगे जिसमें आपके पास सेल काउंट लेस देन 5 होगा, तो आप फिर वो काई स्क्वायर यूज ही नहीं कर सकेंगे। इसलिए बेहतर यही है, बिफोर यूजिंग एनी टेस्ट जस्ट रिड्यूस योर नंबर ऑफ ऑप्शंस। यानी अगर 9 10 इससे इतनी ज्यादा ऑप्शंस हैं, उसको आप 4 तक ले आए, मैक्सिमम 5। वैसे ये कि 4 तक अगर हो तो बेहतर है। ये क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे आपके सामने इसमें अगर हम देखें टोटल 9 ऑप्शंस हैं, जो कि नंबर ज्यादा है इन्फ्रेंशियल टेस्ट के लिए। अब हम इसे रिड्यूस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये 9 ऑप्शन जो हैं ये मेरी इंटू 4 रिड्यूस हो जाएं। इसके लिए थोड़ा सा आपने पहले पेपर वर्क करना है, आपने सारी ऑप्शन लिख लेनी है, और उसमें फिर अब आपने सोचना है कि कौन सी ऑप्शन किस ऑप्शन में मर्ज हो सकती है। बेहतर तरीका तो यही होता है कि हम ये देखें कि कौन ठीक है। कॉग्निटिव ओवरलोड है। टू बी इन अ लॉजिकल सीक्वेंस 3 टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव ओवरलोड होते हैं। इंट्रिंसिक लोड होता है, कॉग्निटिव लोड पता नहीं चाहिए कितना होता है, या ये वही था। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव लोड, तो डिफरेंट याद करना। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। एक इंट्रिंसिक लोड होता है, ठीक है, इनहेरेंट डिमांड ऑफ लर्निंग टास्क, मतलब अंदर होता है, इट्स इनहेरेंट डिमांड ऑफ लर्निंग टास्क एलिमेंट इंटर एक्टिविटी मैनेज हो सकता है। इनहेरेंट डिमांड ऑफ इनहेरेंट डिमांड ऑफ लर्निंग टास्क, ठीक है। सो व्हाट इज दिस इज इनहेरेंट डिमांड ऑफ लर्निंग टास्क, ठीक है। क्वेश्चन आंसर करें, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव लोड? इट्स इंट्रिंसिक लोड, इनहेरेंट डिमांड ऑफ लर्निंग टास्क, ये मैनेजेबल है, ठीक है, ये मैनेज हो सकता है। इनहेरेंट डिमांड ऑफ लर्निंग टास्क, दिस इज मैनेजेबल। फिर एक्सट्रेनियस होता है, एक्सट्रेनियस एक्टिविटीज अनरिलेटेड टू लर्निंग, एक्सट्रेनियस जो होते हैं एक्टिविटीज अनरिलेटेड टू लर्निंग, एक्टिविटीज unrelated to learning. It's like super important. I know I'm gonna stress the idea of strangers. ये एक्टिविटीज़ अनरिलेटेड टू लर्निंग, ये मिनिमाइज हो सकती है। एक्सट्रेनियस एक्टिविटीज़ अनरिलेटेड टू लर्निंग, एक्टिविटीज़ रिलेटेड दैट प्रमोट लर्निंग, ठीक है। जर्नियल लोड होता है, इंट्रिंसिक लोड होता है, इंट्रिंसिक एबिलिटी टू
इट इज़ इंट्रिंसिक डिमांड ऑफ लर्निंग अ टास्क. एक्सट्रेनियस होता है कि एक्टिविटीज़ दैट आर अनरिलेटेड टू लर्निंग द टास्क. एंड देन जर्मन रूट होता है कि ability, attention, directed to activities, attention directed to activities that are related and promote learning. That is the journey. आप चुप प्रोग्राम है यार, कोई नहीं बोल रहा. शबीर भाई क्या हाल है? खामोशी बिल्कुल बात. ठीक ठाक. कैसे हुए पेपर्स? अच्छे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. कल मेरा मेडिकल एजुकेशन का पेपर है, मेरे लिए सब दुआ करें. इंशाल्लाह कुछ नहीं आता. इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा. कुछ हाँ भाई, आप लोगों को नहीं कुछ आता नहीं शबीर आता. भाई, नहीं ऐसे आता. ही ना. बता रही हूँ मैं, मुझे नहीं रोने आता. वाले बंदे अच्छे नहीं लगते. सही बोल रही हूँ मैं. बस अल्लाह खैर ही करे. अच्छा, बस दुआएं हमारी आप लोगों के साथ हैं. थैंक यू. अभी अब ऐसे ही रिकॉर्ड होता जा रहा है और मैम है नहीं. मैम आगे. हाँ, मैम आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है. जी आवाज आ रही है आपको? यस मैम, आप आ रही. जी बस ये पता नहीं, जिस दिन मेरा लेक्चर होता है उस दिन इंटरनेट को पता नहीं क्या होता है. एनीवे ठीक है. इंट्रिंसिक लोड होता है, इनहेरेंट डिमांड फॉर लर्निंग ये मैनेजेबल होता है. ठीक है. और एक्सट्रेनियस जो होता है, हाँ एक्टिविटीज़ अनरिलेटेड, वो मिनिमाइज हो सकता है. और जर्मेन लोड होता है ये. ठीक है. तो एजुकेशन स्ट्रेटजी में कंटेंट जो स्पेसिफिक मटेरियल होना चाहिए, शुड नॉट बी टू लिटिल ओवरवेलमिंग. ठीक हो गया. जनरल प्रिंसिपल फॉर एजुकेशनल मेथड्स. अब क्या होता है जनरल प्रिंसिपल्स फॉर एजुकेशनल मेथड्स? General principles for educational methods. Maintain the आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, आपको नहीं आ रही? यार मैम की हाँ हाँ, सारों को आ रही है, आपको नहीं आ रही? हाँ जो आ रही है मुझे पता है. हाँ. हम सबको आवाज आ रही है. आवाज आ रही है ना? ओहो, ऐसा सॉफ्टवेयर समझा रही हैं आज आवाज. सॉरी मैम, तुम आपको तो चुप्पी इंटरप्ट का कर जो रहे हैं. आप किया. पढ़ें. डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रही हैं मैम. यू मिस्ड इट. Purpose of lecture in medical education. लेक्चर की क्या जरूरत है मेडिकल एजुकेशन में? व्हाई इज लेक्चर इम्पोर्टेंट? ये तो मैं बता रही हूँ.
New topic, new difficult activity, review of the research, linking to research and practice, stimulating curiosity. तो एक न्यू टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मेडिकल एजुकेशन में क्यों इंपॉर्टेंट है लेक्चर, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लेक्चर इन द मेडिकल एजुकेशन, तो उसमें होता है एक तो इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टॉपिक, आप न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हो, एंट्री इनटू अ डिफ़िकल्ट टॉपिक, ठीक है। ओवरव्यू और टॉपिक या थीम, ओवरव्यू और टॉपिक या थीम दे देते हैं। अप टू डेट रिव्यू ऑफ रिसर्च, लेक्चर्स में अप टू डेट रिव्यू ऑफ रिसर्च होती है। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टॉपिक, ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक, अप टू डेट रिव्यू ऑफ द रिसर्च, लिंकिंग रिसर्च एंड प्रैक्टिस, और फिर आप रिसर्च एंड प्रैक्टिस को लिंक कर सकते हो, एंड स्टिमुलेटिंग क्यूरोसिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा फिर साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स कौन रीच, ये मतलब उसके करके लेक्चर कवर्स कर दिया। ओके, सो कॉग्निटिव जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से एजुकेशन स्ट्रेटजीज में हो सकते हैं, लेक्चर, रीडिंग, डिस्कशन, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, प्रोग्राम लर्निंग, ठीक है, इस तरह की चीज़ों में हो सकता है। अच्छा, ओके, चलिए मैं दोबारा कर रही हूँ आपके सामने। लेक्चर का पर्पस ट्रांसफॉर्म के बाद आपने जाना है रिकोड इनटू सेम वेरिएबल। इसमें वेरिएबल जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो था सोर्स ऑफ स्ट्रेस, इसे आपने इधर शिफ्ट कर दिया, ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज। अब यहाँ पे आपने उसी पैटर्न पे ऐड करना है जैसे आपने सोचा होगा, जैसे आपने पेपर वर्क किया हुआ है। फॉर इंस्टेंस ओल्ड कोड जो हमारे पास है वो 1 है, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट में ही होगी ट्रांसफॉर्म, इसको तो ऐसे ही आप एंटर करेंगे। नेक्स्ट लेट्स से कि आपने सेकंड ऑप्शन जो है इसको भी आपने फर्स्ट में मर्ज करना है। यहाँ पे आपने 2 कोड लिख दिया, यहाँ पे आपने इसको मर्ज करना है इनटू 1, तो यहाँ पे आप 1 एंटर करेंगे और उसके बाद ऐड। नेक्स्ट आपने थर्ड जो ऑप्शन है इसे भी फर्स्ट में ही करना है, ये ऐड हो गया। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें ओल्डर कोड्स हमारे पास है 1 2 3, यानी फर्स्ट 3 ऑप्शन जो हैं ये नई जो अब हम कोडिंग कर रहे हैं उसमें ये एक ऑप्शन में मर्ज हो गए। ये यहाँ तक समझ आया? यस मैम, यस मैम। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ गया कोड 4। इसे अब आप यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं इनटू सेकंड कोड, यानी सेकंड ऑप्शन बना रहे हैं आप इसकी। फिर इसके बाद फिफ्थ, इसको भी आपने सेकंड में ही मर्ज करना है। लेट्स से कि 6 भी आप इसी में कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास हो गए 1 2 3, ये एक ऑप्शन बन गई। 4 5 6 ये नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन बन गई। इसके बाद रिमेनिंग आपके पास आ गए 7 8 9। 7 इसको आपने थर्ड में कर दिया। अब 8 और 9 इसको भी आप ऐसे ही करते जाएंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे ये कि ये ऑप्शंस इसकी ज़्यादा हैं। मोस्टली ऐसे होता है SPSS में कि जब आपके पास ऑप्शंस 6 से ज़्यादा हों तो वो मर्ज नहीं हो रही होती। उसके लिए फिर हम ये कहते हैं कि जब आपने स्टार्ट में क्वेश्चन डिज़ाइन करना है तो कोशिश करें कि 6 या 7 इतनी ऑप्शन रहें आपके पास। इससे ज़्यादा जब हो तो वो फिर डिस्क्रिप्टिव में एनालिसिस होता है उसका फिर इन्फ्रेंशियल में नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे अब 6 से फर्दर वो नहीं हो रहा ट्रांसफॉर्म। तो जब आपने क्वेश्चन डिज़ाइन करना है, जब स्पेशली आप कैटेगोरिकल क्वेश्चन बना रहे होते हैं, उसमें ऑप्शंस आपने कोशिश करनी है कि 6 7 से ज़्यादा ना हो। अगर हैं तो उसको अपने SPSS में एंटर करने से पहले ही सोच लें कि किस तरह से आपने करना है रिड्यूस। मैम ये 7 थर्ड में नहीं हो रही मर्ज। जी, ये नहीं होगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। जब आपने SPSS में ऑप्शंस बनानी है तो 6 तक ही बनाएं। SPSS उससे आगे ऑप्शंस अगर ज़्यादा हों तो वो उसे एज क्वांटिटेटिव वेरिएबल लेता है। यानी अभी यहाँ पे ये वेरिएबल इसकी ऑप्शन इतनी ज़्यादा है कि SPSS इसको एज क्वांटिटेटिव एनालाइज करेगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो ऑप्शंस आएंगी वो इसी तरह से आएंगी।
6 तक ही मर्ज होगा, बाकी मर्ज नहीं होंगे। तो आपने जब बनाना है अपना क्वेश्चन जो बेस्ट केसेस में एंटर करना है, तो कोशिश करें ऑप्शन 6 तक ही हों। इससे ज्यादा होंगी तो वो फिर अगर लेटर ऑन आपने मर्ज करना है तो उसमें मसला होगा। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हो जाता है, उसमें मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आपने मर्ज करना है फर्दर एनालिसिस के लिए तो फिर प्रॉब्लम होगी। ओके, अच्छा, एक तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन ये होगी आपके पास। इसके अलावा रिवर्स कोडिंग अगर करनी हो, रिवर्स कोड हम कब करते हैं? जी बोले, रिवर्स मैम कोड या रिकोड? मैम जब वो क्वेश्चन जो है वो सही तरीके से नेगेटिवली कोटेड हो या वो रिलेटेड ना हो, जो भी आप इसे स्ट्रेस कर रहे हैं तो उसमें सही तरीके से वो एविडेंस ना शो कर रहा हो जो ऑप्शन हो। ठीक है। यानी उसमें ये होगा कि जब आपने उसकी कोई भी स्कीम जब आपने बनाई है लाइकेट स्केल की, जरूरी नहीं है कि वो हर एक क्वेश्चन पे, स्केल के हर एक क्वेश्चन पे वो उसी तरह से एप्लीकेबल हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसमें आपको रिवर्स करना होगा। वो अगेन वही बात है कि आप पहले क्वेश्चंस को रीड करके देखते हैं कि क्या उसमें स्ट्रांगली एग्री का कोड हाईएस्ट होना चाहिए या स्ट्रांगली डिसएग्री का हाईएस्ट कोड होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको रिवर्स कोड करते हैं। रिवर्स कोड भी इसी तरह से इसी तरीके में होगा, ट्रांसफॉर्म, और उसमें आप रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल ही करेंगे, क्योंकि उसमें जो पुराना वेरिएबल होगा उसकी कोडिंग की तो जरूरत ही नहीं होगी ना, वो ठीक ही नहीं होगी बल्कि। अब यहाँ पे जैसे लेट्स से हम कर लेते हैं, ये सोर्स ऑफ स्ट्रेस का ही कर लेते हैं। ऐसे समझ लें कि ये लाइकेट स्केल में इसकी हुई है कोडिंग। ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज में चले गए। अब अगेन आपने पहले थोड़ा सा अपने सामने पैटर्न लिख लेना है। जैसे 1 to 9 कोडिंग थे इस वेरिएबल की, यहाँ लाइकेट स्केल है उसकी लेट्स से 1 to 5 है कोडिंग। अब आपने अपने सामने लिखना है कि 1 अब किस में चेंज होगा। जब हम रिवर्स कोड करेंगे तो 1 डेफिनेटली 5 में हो जाएगा, 2 फिर उधर से रिवर्स होके 4 में हो जाएगा, एंड सो ऑन। वही सारी कोडिंग आपने यहाँ पे एंटर करनी है। फॉर एग्जाम्पल लाइकेट स्केल 1 to 5 था, ओल्डर कोड 5, अब आप उसको रिवर्स कोड कर रहे हैं, ओरिजिनली 1 to 5 है, तो अब रिवर्स कोडिंग में 1 फिर 5 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये एक रिवर्स हो गया। फिर उसके बाद ओल्डर कोड जो सेकंड था 2 के साथ था, इसको अब आप इधर 4 में कर देंगे। नेक्स्ट 3, ये मिडिल वैल्यू है, इसी तरह से 3 में हो जाएगा। ओल्डर कोड जो 5 है वो इधर 2 में चेंज हो जाएगा, और जो 5th ऑप्शन आपकी वो अब नए वेरिएबल में 1 में हो जाएगी। ठीक है, ये समझ आया यहाँ तक रिवर्स कोड का? यस मैम। ठीक, इसे कर दें कंटिन्यू और ओके। ठीक है, जब आप ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपने डाटा एंटर किया हुआ है, जो भी ओरिजिनल उसकी कोडिंग थी वो रिवर्स हो जाएगी सारी ऑटोमेटिकली। ये मेन ट्रांसफॉर्मेशंस थी आपकी। इसके बाद नेक्स्ट जो एक और हमने आज करना है उसे हम कहेंगे क्रॉनबेक अल्फा। मेरे ख्याल में किसी लेक्चर में हमने बात की थी रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी मेजर करने के लिए मैम वी चेक ऑन एग्जैक्टली। ठीक है, इंटरनल कंसिस्टेंसी जब हम देखते हैं अपने क्वेश्चनर की तो उसके लिए क्रॉनबेक अल्फा होता है। लेक्चर इसका मैं अपलोड कर दूंगी, अभी मैं आपके सामने इसका प्रोसीजर करूंगी सारा। रिलायबिलिटी हम फाइंड करते क्यों हैं, पहले ये बताएं मैम, ताकि देख सकें रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स। हर जगह अगर हम वो अप्लाई करते हैं तो वही सेम रिजल्ट्स मिलेंगे कि नहीं। ठीक है, गुड। यानी हम बेसिकली अपने क्वेश्चन, अपने टूल की रिलायबिलिटी देख रहे होते हैं, कंसिस्टेंसी देख रहे होते हैं, रिपीटेबिलिटी हम चेक करते हैं कि क्या इसको अगर हम रिपीटेडली यूज करें तो इसी तरह से हमारे पास आंसर आएगा। या इसको आसान लफ्जों में हम ऐसे कह सकते हैं कि हम ये देख रहे होते हैं कि हमने जो क्वेश्चंस बनाए हैं उसका कंस्ट्रक्ट ऐसा है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। क्या उसका कंस्ट्रक्ट इस तरह से है कि हम जो चीज़ चाह रहे हैं वो हमें मिल रही है और हर दफ़ा हम इसे यूज़ करेंगे तो वही मिलेगा हमें। इस तरह से तो नहीं है कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो उसको किसी और तरह से समझ रहे हैं, हम किसी और तरह से समझाना चाह रहे हैं। अगर कहीं पे भी आपके किसी क्वेश्चन की भी वर्डिंग उसमें कहीं पे भी अगर क्या कहना चाहिए कि कोई लैकिंग होगी
तो डेफिनेटली उससे ये इफेक्ट आएगा कि जो रिस्पोंडेंट है उसको अपनी अंदाजे से वो उसको समझेंगे और वैसे ही उसका आंसर देंगे। इन चीज़ों को जब हम स्टैटिस्टिकली प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमें चाहिए होता है एक नंबर, वो हम क्रॉनबेक अल्फा के थ्रू लेते हैं। रिलायबिलिटी का पार्ट जब हम वैसे कर रहे थे लेक्चर में, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि रिलायबिलिटी कई तरीके से फाइंड होती है। क्रॉनबेक अल्फा तो बल्कि हम कह सकते हैं कि एक क्रूड वे है। बाकी जो प्रोसीजर है वो इससे ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, टेक्निकल होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। मैम वो जो इसलिए टेस्ट ज़्यादा रीटेस्ट वाले जो आपने बताए थे बिल्कुल टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी हम उससे भी करते हैं। इसके और अलावा मैम जो स्प्लिट स्प्लिट मेथड है। हाफ एग्जैक्टली ठीक है, ये सारे मेथड बेहतर हैं एज कम्पेयर टू क्रॉनबेक। लेकिन क्रॉनबेक अल्फा हम क्यों ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, स्पेशली सोशल साइंस में बहुत यूज़ होता है, पब्लिक हेल्थ में बहुत यूज़ होता है, वो इसलिए क्योंकि ये आसान है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आपको फौरन से कैलकुलेट करके दे देता है। लेकिन क्रॉनबेक अल्फा में ये बात जहन में रखें कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो आपने जहन में रखने होते हैं while reproducing it in your research. First of all, Cronbach alpha is dependent on number of questions of your scale. आप जितने क्वेश्चन ज्यादा करते जाएंगे ऐड क्रॉनबेक अल्फा मेजर करने के लिए, क्रॉनबेक आंसर उतना ही अच्छा होता जाएगा। फॉर इंस्टेंस, आपने एक स्केल बनाया है क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर करने के लिए। लेट्स 4 रिसर्चर्स हैं, उन दोनों ने एक टूल बनाया है क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर करने के लिए। एक जो रिसर्चर है उसने क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर करने के लिए जो स्केल बनाया उसमें उसने 10 क्वेश्चंस रखे हैं। जो दूसरा रिसर्चर है उसने जो अपना टूल बनाया उसमें स्केल में उसने स्ट्रेस मेजर करने के लिए 20 क्वेश्चंस रखे हैं। अब जब दोनों क्रॉनबेक अल्फा मेजर करेंगे तो जो सेकंड रिसर्चर है, द वन हैविंग मोर क्वेश्चंस, द वन हैविंग 20 क्वेश्चंस, वो जब मेजर करेगा क्रॉनबेक अल्फा तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली अच्छा आना है, बेशक उसके क्वेश्चन की फ्रेजिंग जैसी भी हो, जो भी है। तो इसमें एक तो ये ड्रॉबैक है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं क्रॉनबेक अल्फा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। यानी अगर कोई ये कहता है जी कि मेरे लिए तो क्रॉनबेक अल्फा मेरे स्केल का जो है वो 0.9 आया है, तो उसमें हमें फ़ौरन से खुश नहीं हो जाना चाहिए कि कोई बहुत अच्छा स्केल बन गया। उसमें हो सकता है कि उसके क्वेश्चंस ही इतने ज़्यादा हैं कि जिसकी वजह से आंसर अच्छा आ रहा है उसका। एक इस बात पे ये डिपेंड करता है। दूसरी बात जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो ये कि क्रॉनबेक अल्फा इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हर क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने के लिए आपने कितनी ऑप्शंस रखी हैं। आई मीन आपने जो लाइकेट स्केल बनाया है उसकी ग्रेडिंग कितनी है। आपने क्या सिर्फ 3 ऑप्शंस का लाइकेट स्केल रखा, आपने 5 ऑप्शंस पे रखा है, 7 पे रखा है, या आपने सिर्फ यस नो पे रखा था अपना स्केल। जितनी नंबर ऑफ ऑप्शंस ज्यादा होंगी हर क्वेश्चन के लिए, अगेन यू विल हैव बेटर वैल्यू ऑफ क्रॉनबेक अल्फा। तो यहाँ पे ये बात आ गई आपके जहन में, ये बात समझ जाएं कि अगर क्रॉनबेक अल्फा आपने बताया किसी को और वो अच्छा नहीं है, तो इसमें ये बात साथ जरूर बताएं कि मैंने जो स्केल बनाया है उसमें क्वेश्चंस कितने हैं और उसकी ऑप्शंस कितनी हैं। अगर उस स्केल के क्वेश्चंस ही 5 हैं और साथ उसकी नंबर ऑफ ऑप्शंस भी कम रखी हुई है आपने, या वो है ही ऐसा, उसमें इसी तरह से था, तो उसमें ऑटोमेटिकली डेफिनेटली क्रॉनबेक अल्फा का आंसर अच्छा नहीं आना। ये क्लियर हो गया? यस मैम। थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो ये कि आपके पास सैंपल कितना है। सैंपल साइज अगर ज्यादा हो तो अगेन क्रॉनबेक अल्फा का आंसर बेहतर हो जाता है। अब इसमें इतनी फ्लक्चुएशन आती है इसके आंसर में क्रॉनबेक अल्फा में कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे भी डिपेंड कर रहा है। इट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी ऑप्शंस यू आर प्रोवाइडिंग, इट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन योर सैंपल साइज। सो वी कैन से दैट दिस मेजर ऑफ चेकिंग रिलायबिलिटी इटसेल्फ इज नॉट रिलायबल। लेकिन हम यूज करते हैं इसे, वो मैंने आपको रीजन बता दिया है कि आप इससे कुछ आइडिया हो जाता है रिलायबिलिटी का, और ये आसान है, दिस इज इजी टू यूज। लेकिन ये सारे इसके पॉइंट जो है ये आपने जहन में रखने हैं इसके। ओके, अब जो भी इसके ड्रॉबैक्स हैं हम तो ये यूज करते हैं और हमें ये करना है और सीखना भी है। इसको एसपीएसएस में करना बहुत आसान है। आपने एनालाइज पे जाना है, एनालाइज पे जाने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको लिखा नजर आएगा स्केल। स्केल से आगे ही आपको लिखा नजर आएगा रिलायबिलिटी एनालिसिस। आप इसे क्लिक कर दें।
अब इसमें यहाँ पे ये आपको दिखा रहे हैं कि आपके जितने क्वेश्चंस हैं वो सब कि किसके लिए आप रिलायबिलिटी मेजर करना चाहते हैं। अब आप ये याद रखिएगा प्लीज कि रिलायबिलिटी यानी ये जो हम क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू लेना चाह रहे हैं ये हम लेना चाहते हैं स्केल के लिए। रिलायबिलिटी या क्रॉनबेक कभी भी डेमोग्राफिक क्वेश्चंस के लिए या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए नहीं होता, यानी सेक्शन ए के लिए नहीं होता। अक्सर स्टूडेंट ऐसे करते हैं, यानी जब उन्होंने रिलायबिलिटी एनालिसिस किया होता है तो उनके क्रॉनबेक अल्फा का आंसर बहुत अच्छा आया होता है, लेकिन उसको जब हम जरा गौर से देखें तो उन्होंने काम ये किया होता है कि सारा जो क्वेश्चनर एक साथ एंटर किया होता है रिलायबिलिटी मेजर करने के लिए, तो उसमें क्वेश्चन जब इतने ज्यादा हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली अच्छा आ जाता है आंसर। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें कि डेमोग्राफिक क्वेश्चंस यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेक्शन ए, इसका तो क्रॉनबेक अल्फा होता ही नहीं है, इसे तो एंटर ही नहीं करना। दूसरी बात, आप जितने स्केल यूज कर रहे हैं, यानी अगर फॉर इंस्टेंस आप क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेजर कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पे स्ट्रेस मेजर कर रहे हैं, 2-3 डायमेंशन आप देखना चाह रहे हैं, हर डायमेंशन के लिए क्रॉनबेक अल्फा अलग अलग मेजर होगा। इससे हरगिज नहीं होगा कि जो आपके आउटकम, अगर मल्टीपल आउटकम के साथ आप काम कर रहे हैं, उन सब स्केल को एक साथ एंटर कर दिया, वो भी गलत है। स्ट्रेस का अलग होगा। लेट्स से कि आपने एक ऐसा टूल यूज किया है कि जो मल्टी डायमेंशन है, डैश यूज कर रहे हैं आप, जिसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी या स्ट्रेस 3 चीजें हैं। अब इन तीनों के लिए भी क्रॉनबेक अल्फा सेपरेटली ही आपने फाइंड आउट करना है। डिप्रेशन का अलग आएगा, एंग्जाइटी का अलग आएगा, स्ट्रेस का अलग आएगा। सिमिलरली आपने एक आर्टिकल रीड किया था अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसमें जो उसका स्केल था मल्टी डायमेंशनल था। उसमें फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ अलग थी, सोशल अलग थी, साइकोलॉजिकल अलग थी, इन्वायरमेंटल अलग थी। जितनी भी डायमेंशन है उन सब के लिए भी क्रॉनबेक अल्फा का आंसर अलग अलग ही होगा कैलकुलेट। इज दिस क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो बस अब ये ध्यान में रखना है, कहीं पे भी आपने कभी डेमोग्राफिक क्वेश्चंस के लिए क्रॉनबेक अल्फा मेजर नहीं करना। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं जी, हम यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्केल है ऑप्टिमिज्म का, यही ले लेते हैं। इसके टोटल 6 क्वेश्चन है। अब इन 6 क्वेश्चंस के लिए रिलायबिलिटी एक साथ हम देखेंगे। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन एक साथ एंटर हो गए। अब अगर कोई और भी आप कोई डायमेंशन मेजर कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन उसके एंटर नहीं करूंगी, वो यही प्रोसीजर अगेन होगा अलग से उसके लिए। तो फिलहाल एक जो डायमेंशन हम मेजर करना चाह रहे हैं उसके सारे क्वेश्चन एक साथ एंटर कर दिए, यानी जो आपका स्केल है उस स्केल के सारे क्वेश्चन एक साथ एंटर हो गए। फिर आप जाएंगे स्टैटिस्टिक्स में। इसमें फर्स्ट आइटम, इसके अलावा स्केल इफ आइटम डिलीटेड, ये कर लें आप। ठीक है, अभी ये में सिर्फ ये 2 आप रखें, इन्हीं को आप करें चेक और उसके बाद कंटिन्यू करें। यहाँ पे मॉडल के आगे जो अल्फा लिखा है ये यही होना चाहिए, क्योंकि हम क्रॉनबेक अल्फा मेजर करना चाह रहे हैं। नीचे जो और ऑप्शंस हैं ये फिलहाल हम नहीं कर रहे, तो इसमें आपने यू हैव टू मेक श्योर कि अल्फा ही नजर आ रहा है आपको। ओके कर दें, और अब इसका हम देखते हैं रिजल्ट क्या है। फर्स्ट जो टेबल है वो तो सिंपली एक प्रोसेसिंग समरी है, इसको छोड़ दें। सेकंड जो टेबल है जहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा है ऊपर रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसमें अगर हम देखें नंबर ऑफ आइटम्स, यानी टोटल क्वेश्चंस हमने 6 एंटर किए, आपके स्केल के 6 क्वेश्चंस थे। माइनस को छोड़ दें, यहाँ पे इसका आंसर आपके पास आ रहा है 0.243, यानी ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये स्केल बिल्कुल भी बेहतर नहीं है यूज करने के लिए। क्रॉनबेक अल्फा का आंसर 0.6 होना चाहिए। ठीक है, अगेन मैं इसमें फिर दोबारा वही बात रिपीट कर रही हूँ, इफ यू आर गेटिंग लेस देन 0.6 आंसर तो आपको इसको डिफेंड करना है। डिफेंड कैसे करना है कि आप यहाँ पे बताएंगे कि आपके पास क्वेश्चंस 10 से कम हैं। अगर स्केल में क्वेश्चन 10 से कम हो, स्केल में क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन से अगर कम है तो क्रॉनबेक अल्फा का आंसर कम ही होता है, या मेंशन करेंगे मेथोडोलॉजी में। दूसरी बात कि आप ये भी बता सकते हैं कि ऑप्शंस के लिए मैंने कम रखी हैं, यहाँ पे लाइकेट स्केल की ऑप्शंस कम थी, मैंने सिर्फ 3 ऑप्शन के साथ काम किया है,
या मेरा जो स्केल है उसमें हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ यस नो अवेलेबल था, इसकी वजह से भी क्रोनबेक अल्फा का आंसर कम आ सकता है. सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग लेस देन 0.6 आंसर. लेकिन अगर इस तरह से है कि आपके पास क्वेश्चन भी 10 से ज्यादा है, ऑप्शंस भी आपके पास 3 या इससे ज्यादा आपने रखी हुई हैं, फिर भी आंसर 0.6 से कम आ रहा है, 0.4 0.3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो स्केल बेहतर नहीं है यूज करना. आप उस स्केल के अलावा कोई और यूज करें तो बेहतर है. क्लियर? यस मैम. ठीक है, तो मेन आंसर तो आपके पास यहाँ पर आ गया. इसका रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक का जो हमें आंसर चाहिए वो तो इधर हमें नजर आ गया. इसके बाद नीचे हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक ये लास्ट टेबल आपको नजर आ रहा है. ये हम यूज करते हैं तब कि जब हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल मार्जिन पर आ रहा हो. फॉर इंस्टेंस आपका आंसर 0.54 आ रहा है, 0.58 आ रहा है, हम सोच रहे हैं कि किसी तरीके से ये एटलीस्ट 0.6 को उसकी